सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव और आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आज की स्पेशल ऑनलाइन वीडियो में, जहां पर इस नए वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 की हमारी इस पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, जहां पर हमारा टॉपिक रहेगा जो हर वर्ष कुछ नई संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं और नई संस्थाओं की एक सिमिलर क्वेरी होती है कि सर हम नई संस्थाएं ग्रांट कहां से लें। तो चलिए मैं आज आपके इस प्रश्न को जो है रिजॉल्व करके दिखाता हूं, बताता हूं आपको कि जितनी भी हमारी नई संस्थाएं हैं एक्चुअल में उन्हें डोनेशन कहां से लेना चाहिए, वो कहां से डोनेशन ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूं वो सभी तरीके अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, नई संस्थाओं को डोनेशन और फंडिंग के लिए जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन देन कुछ ग्रांट्स भी होती हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि नई संस्थाएं डोनेशन कहां से लें। सबसे पहली चीज, नई संस्थाएं मोस्टली रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही, कुछ संस्थाओं को यही नहीं पता होता कि हम नई संस्थाएं अथवा पुरानी, जब भी आप एक संस्था को रजिस्टर कर लेते हैं और आपकी संस्था को एक वित्तीय वर्ष पूरा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, आपकी संस्था को एक वित्तीय वर्ष पूरा नहीं होता है, एक फाइनेंशियल ईयर 12 महीने अगर आपकी संस्था को पूरे नहीं होते हैं तो ही आप एक न्यू एनजीओ कहलाते हैं। अदरवाइज आप 1 ईयर ओल्ड एनजीओ, 2 ईयर ओल्ड एनजीओ, 3 ईयर ओल्ड एनजीओ, आप इस प्रकार से अपना परिचय दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने संस्था को रजिस्ट्रेशन करे हुए कई साल हो गए थे और 2-3 साल के बाद अब उनकी नींद खुली है तो वो कह रहे हैं कि जी सर हमारी नई संस्था है, उसमें फंड कैसे लें। जी आपका रजिस्ट्रेशन कब का है? वो सर 2019 में करवा लिया था, 20 में करवा लिया था। देन यू आर नॉट ए ओल्ड न्यू एनजीओ, राइट? अपने आप को न्यू एनजीओ कहना बंद कीजिए। मैं आज की ये वीडियो सिर्फ उन संस्थाओं को डेडिकेट कर रहा हूं जिनके संस्था को रजिस्टर्ड हुए 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, राइट? कई बार होता है हम अपनी संस्था को जनवरी या फरवरी या मार्च के महीने में रजिस्टर करा लेते हैं और मार्च एंड पर हमें अपनी जो है फर्स्ट ऑडिट करवानी पड़ती है, लेकिन वो संस्थाएं 1 साल पुरानी अभी नहीं हुई हैं। जब तक आपका 12 महीने का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, यू आर ए न्यू एनजीओ। आप बता सकते हैं कि हमारी संस्था जो है वो फरवरी में या जनवरी में रजिस्टर्ड हुई थी और हमने पहली ऑडिट जरूर करवा ली है, लेकिन अभी संस्था को 1 साल पूरा नहीं हुआ है, राइट? तो मेरी ये जो वीडियो है आज उन्हीं सब संस्थाओं के लिए डेडिकेटेड है जिनकी संस्था को 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। कैसे आप लोग ग्रांट ले सकते हैं, कैसे आप लोगों को डोनेशन मिलेगा, कैसे आपकी फंडिंग होगी, इस बेस्ड पर, इस टॉपिक पर बेस्ड रहेगी आज की ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। सबसे पहली चीज, जितनी भी संस्थाएं नई रजिस्टर्ड होती हैं उन संस्थाओं को सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है अपने बायलॉज को समझने की, कि भाई आपने अपनी संस्था को जब रजिस्टर किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा कि हमें किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर जाना है, हमें समाज में किस मुद्दे पर काम करना है, लाइक एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पर काम करना है, एम्पावरमेंट पे काम करना है, पॉवर्टी पर काम करना है। तो जिस भी इंटरवेंशन पर, जिस भी सोशल इंटरवेंशन पर आपको काम करना है, आप कोशिश कीजिए उस पर अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दीजिए, उस पर अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दीजिए। कि आप हेल्थ के लिए अगर इस संस्था को आपने खोला था, हेल्थ एक्टिविटीज पर काम करने के लिए आपने संस्था का जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो अपनी हेल्थ एक्टिविटीज को आप वर्किंग में लेकर आइए, इनको स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इससे आपका पूरे साल का एक बेटर एनुअल एक्टिविटी प्रोफाइल आपका तैयार होगा, राइट? जिसे आप एनुअल प्रोफाइल कहते हैं, कुछ लोग एक्टिविटी प्रोफाइल कहते हैं, और उसके बेस्ड पर होती हैं आपकी आगे ग्रांट एप्लीकेशंस। लेकिन इस काम को कंटिन्यू करने के लिए फंड्स कहां से लेकर आए? तो सबसे पहला तरीका नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बेस्ड रहना है जनरल फंड रेजिंग पर या पब्लिक फंड पर। अब ये जनरल फंड रेजिंग या पब्लिक फंड कैसे कलेक्ट किया जाता है, इस पर मैं एक संक्षेप में विवरण आपको बता देता हूं। आप अपनी एक्टिविटीज को अलाइन करें कि हमें इस सप्ताह ये एक्टिविटी करनी है, इस रविवार को, इस सोमवार को, जिस दिन भी आपको समय अनुकूल लगे उस दिन के लिए आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन एक्टिविटीज को
लोकल लोगों के बीच में स्प्रेड आउट करना स्टार्ट कीजिए। उन एक्टिविटीज में लोकल पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दीजिए, जिससे कि लोग पार्टिसिपेशन के साथ साथ आपको डोनेशन भी देना स्टार्ट करेंगे। सेकंड, ऑनलाइन फंड रेजिंग। ऑनलाइन फंड रेजिंग कैसे की जाएगी? ये जो जनरल डे टू डे एक्टिविटीज आप करते जा रहे हैं, जो प्रोग्राम आप करते जा रहे हैं, इनको सोशल मीडिया पर आप अलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए और अपकमिंग एक्टिविटी के लिए, अपकमिंग प्रोग्राम के लिए आप फंडिंग की अपील ऑनलाइन फंड रेजिंग के माध्यम से, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के माध्यम से आप जो है लगाते रहिए। होस्टिंग, थर्ड जो है वो है होस्टिंग फंड रेजिंग इवेंट्स। अब फंड रेजिंग इवेंट्स क्या होते हैं, इनको कैसे होस्ट किया जाता है या इससे फंड रेजिंग कैसे की जाती है? आपने देखा होगा तमाम प्रकार के जो है क्विज कॉम्पिटिशंस, ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस, काव्य सम्मेलन, जगरात्रे, नवरात्र जो है चौकी लगाना, और भी धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं जिसके माध्यम से फंड रेजिंग की जाती है। काफी सारे जो है स्पॉन्सरशिप या जो है आपके अवार्ड प्रोग्राम्स किए जाते हैं, वो भी आपके जो है इवेंट फंड रेजिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस पर भी आप अलाइन कीजिए, इस पर वर्क कीजिए और आप इसके माध्यम से एक शानदार फंड रेजिंग कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी संस्थाएं अवार्ड प्रोग्राम्स करती हैं। ये अवार्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये लोकल फंड रेजिंग के या एनजीओ फंड रेजिंग के बहुत शानदार आयाम हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारी संस्थाएं गलती कहां करती हैं? एक पर्टिकुलर जो अवार्ड सेरेमनी है, उस अवार्ड सेरेमनी के लिए आप लोग एक पर्टिकुलर चार्ज अनाउंस करते हैं कि भाई आप इस पर्टिकुलर जो है अवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए ये चार्ज है। ये जो गलती संस्थाएं करती आ रही हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। जितनी भी नई संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जितनी भी नई संस्थाएं हैं उनको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अवार्ड सेरेमनी रखनी है। अवार्ड सेरेमनी के अंदर जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, जिनको आपको लगता है कि उनके माध्यम से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आप उन एनजीओज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नॉमिनेट कीजिए कि सर आप आइए, हम फला दिन फलाने मौके पर, फलाने ओकेशन पर आपका जो है सम्मान करना चाहते हैं, आपको अवार्ड देना चाहते हैं, आपकी संस्था को इस काम के लिए हम सम्मानित करना चाहते हैं। और ऐसे में जब वो संस्थाएं आपके अवार्ड प्रोग्राम में सम्मानित होती हैं, तो जब हम बात करते हैं कि आपने कोई भी उनसे कॉस्ट नहीं लिए, तो हर संस्था संचालक इस बात को समझता है, क्योंकि वो भी इस दौर से गुजरे, उन्हें पता है कि आपने जो प्रोग्राम किया है वो लोकल फंड रेजिंग के लिए किया है। तो वो जो प्रोग्राम की जो कॉस्टिंग होती है या जो अवार्ड्स या जो आपने रिम्यूनरेशन उनको दिया होता है, वो उसके हिसाब से एक लमसम अमाउंट आपको ऑब्वियसली डोनेट करके ही जाते हैं, राइट? अगर कोई संस्था संचालक ऐसा निकलता है कि जो आपसे अवार्ड या सम्मान लेके चला जाता है और आपको जो है फंड रेजिंग या डोनेशन देकर नहीं जाता है, आगे से उसे बायकट कर दीजिए, उन्हें बुलाना बंद कर दीजिए, राइट? लेकिन आप कोशिश कीजिए ज्यादातर संस्थाओं को, क्योंकि साल भर में आप 3 से 4 प्रोग्राम आप जरूर रखें अवार्ड सेरेमनी के, जहां पर आप अलग अलग संस्थाओं को इनवाइट करें। देखिए, एक संस्था को जब आपके यहाँ दोबारा कार्यक्रम में आना होगा, सम्मानित होना होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको फंड्स देगी, आपको डोनेशन देगी, राइट? और जो संस्थाएं ऐसा नहीं करती हैं, तो वहां पर एक जनरल कॉस्ट आपकी आती है 400 या 500 रुपए एक पर संस्था के ऊपर। तो इसको खर्च करने से ना घबराएं, राइट? इससे एक बॉन्डिंग बनती है आपकी इन मदर एनजीओस के साथ, इन बड़ी एनजीओस के साथ, कि वहां से आपको कोलैबोरेशन में काम मिलने की बहुत सारी संभावनाएं पैदा होती हैं। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो संस्थाएं अवार्ड फंक्शंस या अवार्ड प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं फंड रेजिंग के लिए, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको शुरुआती दौर में जो बड़ी एनजीओज हैं, उनको जब आप अवार्ड्स के लिए सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, तो आपको वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्ट नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, कई बार कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको जब बुलाना पड़ता है, तो यहां तक कि आपको न्यूमिनेशंस जो होते हैं या टू एंड फ्रो कॉस्ट जो होती है, वो तक आपको पे करनी पड़ जाती है। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जब तक आपके प्रोग्राम के अंदर एक सेलिब्रिटी, एक नॉन फेस, एक जो है एम्बेसडर टाइप फेस जो है नहीं दिखेगा आपके प्रोग्राम में, तब तक आपके प्रोग्राम का वर्चस्व नहीं बढ़ेगा। और जब आपके प्रोग्राम्स के वर्चस्व बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद लोग लाइन लगाकर और डोनेशन के, एडवांस डोनेशन के साथ खड़े होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले आपके यहां पर सम्मानित होने का। तो ये एक ट्रैक बनाने का तरीका है, इस ट्रैक को आप फॉलो कीजिएगा। चलिए जी,
बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस एंड नेटवर्क, ये अगला पॉइंट है आपके लिए कि आपको ये जो प्रोग्राम्स आप करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो आप करते हैं, देखिए डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं आपकी वो बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। आपके पास काफी सारे लोग कहते हैं सर ये डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम पैसा कहां से लाएं। देखिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है आपको। मैंने चैनल पर बहुत पहले भी आपको कुछ एक्टिविटीज ऐसी दी हुई हैं कि आप थ्रू आउट द ईयर बिना खर्चे के या फिर बिल्कुल कम खर्चे पर आप तमाम बहुत सारी एक्टिविटीज जो है आप कर सकते हैं। मैं अगर आपको यहां शो आउट करना चाहूं तो दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि इस पर एक वीडियो दी थी ऑलरेडी। अब वो कहां पर है? यस, लो कॉस्ट एक्टिविटीज एज पर डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंटरवेंशंस ऑफ आवर नॉन प्रॉफिट, ये वो वीडियो है, राइट। इसका थंबनेल आप नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें वो सभी लो कॉस्ट एक्टिविटीज आपको बताई गई हैं जो आप थ्रू आउट द ईयर आप कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, लोकल स्पॉन्सरशिप के बारे में आप बात कर चुके हैं हम, तो लोकल स्पॉन्सरशिप के बाद हम चलते हैं आपकी सिक्योरिंग ग्रांट एंड सीएसआर फ्रॉम लोकल कॉर्पोरेट्स। तो लोकल कॉर्पोरेट से आपको कैसे सीएसआर सिक्योर करना है, क्योंकि जब आप उनके साथ एक लोकल इंटरवेंशन में वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो अपकमिंग टाइम में आपको वहां से डोनेशंस, ग्रांट, सीएसआर लेना बहुत आसान बन जाता है। तो अपने जो लोकल कॉर्पोरेट्स हैं उनको अपने प्रोग्राम्स में आप इनवाइट करना मत भूलिएगा। इनके माध्यम से आप एक सिक्योर फंडिंग जो है वो आप रिजर्व कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप फॉर लोकल प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज, जो भी लोकल प्रोग्राम और एक्टिविटीज आप अपने एरिया में कंडक्ट करते हैं उसके लिए आप स्पॉन्सरशिप अपील भी लोगों से कर सकते हैं। जो आपके आसपास की मार्केट है, दुकानदार हैं, इनसे आप एक बेहतरीन अपील कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। या फिर जो आपके एनुअल कंप्लायंसेज हैं, आपके संस्था के जो रिकरिंग कंप्लायंसेज हैं, संस्था के ऑफिस का खर्चा या स्टाफ सैलरीज वगैरह, इसके लिए भी आप जो है स्पॉन्सर्स को तलाश कर सकते हैं और आप उन्हें अपनी कार्यकारिणी में एक विशेष पद या स्थान भी ऑफर कर सकते हैं अगर वो आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड थी मेरी उन सभी नई संस्थाओं को जिनके लिए एक सवाल होता है कि सर हम ग्रांट्स कहां से लें, डोनेशन कहां से लें, नई संस्थाओं को फंड कहां से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको तरीके बताए हैं इन तरीकों पर आप इंप्लीमेंट कीजिए और साथ ही साथ थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज के लिए इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं जिनके लिए आप लोकल फंड रेजिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एक्टिविटीज या इवेंट्स करने के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट जो है स्पेंड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। थंबनेल आप नोट कर लीजिए, थंबनेल को आप चैनल पर सर्च कर लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपकी वो जो क्वेरी है वो भी यहां पर रिजॉल्व हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हो चुका है। तो संस्थाओं से मेरा निवेदन है, आपके जो एनुअल कंप्लायंसेस हैं उन पर अब ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी ऑडिट या एनुअल रिपोर्ट्स के लिए आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये 15 दिन जो है वो व्यस्ततम रहेंगे आपके लिए। इसलिए इन 15 दिनों में मैं ज्यादा वीडियोस नहीं डालूंगा, डेली एक वीडियो ही आपके सामने आया करेगी, या हो सकता है हम एक दिन के गैप पर एक वीडियो अनाउंस करें। लेकिन आप रोज रात्रि 8 बजे चैनल को एक बार जो है रिफ्रेश करके सर्च करना मत भूलिएगा, कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और वीडियो में जानकारी जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक एनजीओ के पास शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।